बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप देखें तो उसमें वो कहता है अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 12.8 वोल्ट है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने डेटा कलेक्ट करना है। गिवन डेटा जो है दैट इज वोल्टेज या ईएमएफ 12.8 volts and supplies current of 3.2 amperes। करंट उसने दिया है 3.2 amperes का और वो क्या मांग रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। एंड दूसरा क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कूलम्स लीव बैटरी इन 5 minutes। चार्ज फाइंड करना है कि 5 मिनट में बैटरी जो है कितने कूलम चार्ज रिलीज करती है। Time is 5 minutes. 5 minutes means 300 seconds. So इसके लिए सबसे पहले ओहम लॉ यूज करेंगे, V is equal to IR, और उसके जरिए से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और फिर Q के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे IT। तो R के लिए ये ओहम लॉ से आ जाएगा, R is V divided by I, और Q के लिए जो फार्मूला है दैट इज IT। दोनों का डेटा मालूम है, वोल्टेज भी गिवन है 12.8 वोल्ट है, करंट भी मालूम है 3.2 एम्पियर्स है। वोल्ट पर एम्पियर इज एक्चुअली ओहम्स, तो ये आता है 4 ओहम्स। रेजिस्टेंस इज 4 ओहम। एक रिजल्ट ये हो गया। दूसरा जो है हमें चार्ज फाइंड करनी है, तो चार्ज के लिए आप सिंपली करंट, अगर स्टेडी करंट 5 मिनट तक फ्लो कर रहा है तो इट मींस हमें करंट मालूम है दैट इज 3.2 और एम्पियर्स में है। टाइम जो है वो हम सेकंड्स में लेंगे दैट इज 300 सेकंड्स। एंड इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू आई गेट 960 एम्पियर सेकंड्स, और जिसको हम कूलम्स कहते हैं। तो Q जो है वो भी मालूम हो गया, चार्ज और रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया। These are results. And then there is next question कि एक कार्बन का इलेक्ट्रोड है that has resistance of 0.125 ohms at 20 डिग्री सेल्सियस। एक रेजिस्टेंस है कार्बन का और R is equal to 0.125 ohms। ये कब है, जब रेजिस्टेंस इसका टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेल्सियस हो। दूसरा, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन अल्फा दैट इज नेगेटिव फॉर कार्बन -0.0005। तो जब टेम्परेचर 85 तक पहुंच जाए तब रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हम अल्फा का फार्मूला जानते हैं। अल्फा इज कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसमें हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि वो उस रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है जो इनिशियल है, और टाइम इंटरवल के भी प्रोपोर्शनल है कि कितना, जो टेम्परेचर इंटरवल के भी प्रोपोर्शनल है कि कितना टेम्परेचर में फ़र्क आया है। सो अल्फा का फार्मूला जो है वो उससे मैं ये डिराइव कर सकता हूँ कि R एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू R एट 0 सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। एंड इन दिस केस यहाँ पर हमारे पास R20 हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ पर हमारे पास 85 आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सिंपल सा फार्मूला सामने पड़ा हुआ है। R0 या R20 इस केस में हमारे पास 0.125 है, और फिर 1 प्लस, लेकिन चूंकि अल्फा की वैल्यू माइनस में है 0.005, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें किस चीज के साथ,
डेल्टा टी के साथ। डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल जो है T2 माइनस T1, टी फाइनल जो है दैट इज 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और टी इनिशियल जो है दैट वाज 20 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रॉम हियर आई गेट 65। सो 65 डिग्री उसमें जो है फर्क है, ये इधर लिख लेता हूँ 65। और जब मैं इन सब को कैलकुलेट करता हूँ, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 0.12 ओहम्स। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। 120 आ जाता है, पहले 125 था, अब ये 120 आ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि अल्फा नेगेटिव है। तो दिस इज रेजिस्टेंस at 85 Celsius. And then we move to next question. Calculate the resistance of wire 10 meter long that has a diameter of 2 millimeter and resistivity of 2.63 into 10 raised to the power minus 2 ohm meter. इसमें लेंथ गिवन है और डायमीटर गिवन है। कोई वायर है जिसका लेंथ और डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी भी हमें मालूम है, हमने सिंपली उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस जो है इसका आपके पास फार्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। गिवन डेटा आपके पास लेंथ है दैट इज 10 मीटर। दूसरा आपको डायमीटर मालूम है, तो डायमीटर अगर आपके पास 2 मिलीमीटर है तो रेडियस जो है उसका हाफ होता है, d/2 होता है, दैट इज 1 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर को आप 1 into 10 raised to the power minus 3 मीटर्स लिख सकते हैं। एरिया जो है इस रेडियस से अब फाइंड हो सकता है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इज 3.14, और आर जो है आपके पास 1 into 10 raised to the power minus 3 का स्क्वायर, इससे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास 3.14 मल्टीप्लाइड विद 10 raised to the power minus 6 आ जाएगा, क्योंकि -3 के ऊपर स्क्वायर एंड इन मीटर स्क्वायर्स। एरिया मालूम है, लेंथ मालूम है, और रेजिस्टिविटी भी गिवन है। रेजिस्टिविटी क्या है, रो इज इक्वल टू 2.63 into 10 raised to the power minus 2 ओहम मीटर। और ये वैल्यू जब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2.63, ये रो की जगह, इंटू 10 raised to the power minus 2, लेंथ की जगह 10, और नीचे जो है हमारे पास एरिया है, तो एरिया के लिए 3.14 into 10 raised to the power minus 6। तो ये 10 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26.3 डिवाइडेड बाई 3.14, और 10 - 2 उधर छोड़े, ये भी ऊपर ले जाएं, 10 raised to the power plus 6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे आ जाता है 83758 ओहम्स। तो ये रेजिस्टेंस है उस मटेरियल की कि जिसकी हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, अ टिपिकल 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी, एक बैटरी है ऑटोमोबाइल की, दैट इज 12 वोल्ट्स एंड इट हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.012 ओम। तो उसका रेजिस्टेंस मालूम है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी। गिवन डेटा क्या है, अगर आप गिवन डेटा कलेक्ट करें तो गिवन डेटा में ईएमएफ मालूम है 12 वोल्ट, फिर उसने इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.012 ओहम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, क्या मांग रहा है, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करनी है।
जबकि बैटरी व्हेन स्टार्टर ड्राज करंट ऑफ 100 एम्पियर, करंट उसने दिया है कि 100 एम्पियर। और इसके बाद और क्या चीजें फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, लोड रेजिस्टेंस, पावर ऑफ द सोर्स फाइंड करना है, पावर ऑफ द अक्रॉस द लोड फाइंड करना है कि लोड के अक्रॉस कितना डिसिपेशन होता है, और पावर ऑफ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस वो फाइंड करना है कि उसके अक्रॉस कितना पावर लॉस होता है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं लोड रेजिस्टर, क्योंकि अगर सर्किट के अंदर हमें करंट भी मौजूद है और हमारे पास ईएमएफ भी मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए से लोड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम ये रिलेशन भी जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ टू वोल्टेजेस, वन इज द ड्रॉप अक्रॉस IR and other is what, drop across small resistance, internal resistance। तो इसको अगर आप रीअरेंज कर लें तो यहाँ से आप U बन जाएगी, IR इज इक्वल टू EMF माइनस IR, और इन सब को आप क्या करेंगे, R के ऊपर I के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास EMF मालूम है 12 है, क्यों, आपके पास करंट जो है 100 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.012 है, डिवाइडेड बाई फिर 100। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पहले आप टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करें और टर्मिनल वोल्टेज को करंट पे डिवाइड करें, उस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह होता है कि आप गिवन डेटा ही इस्तेमाल करें क्वेश्चन की सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम एक आंसर गलत निकाल देते हैं, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो उसी कैलकुलेटेड डेटा को दोबारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, तो उससे जो नई चीज़ें कैलकुलेट होंगी उसमें भी गलती के चांसेस होते हैं। इसलिए बेहतर यह होता है कि आप गिवन डेटा ही इस्तेमाल करें, और इसके मुतालिक क्योंकि आपका ये ऑलरेडी ये जानते हैं कि ईएमएफ जो है वो सोर्स है और वो सारा सर्किट के अंदर इस तरीके से डिसिपेट होता है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके पास रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, यानी 12 मल्टीप्लाइड और ये माइनस 100 मल्टीप्लाइड 0.012, तो ये हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 100। तो 12 से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10.8 आ जाएगा, उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास 0.108 ओहम आ जाएगा, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मालूम हो गई क्या, 0.108। अब ये तीन टर्मिनल वोल्टेज हमें फाइंड करनी है, तो टर्मिनल वोल्टेज जो है EMF माइनस IR है। इसी फार्मूले को रीअरेंज कर देता हूं, चूंकि I कैपिटल R हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है। अब एक तो बड़ा आसान है कि I और R को मल्टीप्लाई कर दूं और उससे मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज आए, लेकिन चूंकि कुछ देर पहले यही बात मैंने आपको की है कि हम डेटा वो वाला यूज़ करेंगे जो गिवन है, इसीलिए मैं दोबारा इसको इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। EMF की जगह 12 सब्स्टिट्यूट करूँगा और I की जगह उसकी वैल्यू 100 और रेजिस्टेंस इज 0.012 जो कि मालूम है मुझे। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इससे मेरे पास जो है 12 माइनस 1.2 ये आ जाएगा, एंड आई नो दैट इट इज इक्वल टू 10.8 volts। So this is terminal voltage जो कि मैंने कैलकुलेट की, that is 10.8 volt। अब बाकी जो तीन चीजें हैं, पावर अक्रॉस पावर ऑफ द टोटल सर्किट और पावर ऑफ द
ईएमएफ सोर्स, तो जाहिर है जितना उस पूरे सर्किट के अंदर पावर मौजूद है वो फाइंड करना है, और फिर इंडिविजुअली अक्रॉस द लोड रेजिस्टर और अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस भी पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला ऑलरेडी सिंपल है, आप जानते हैं कि पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और अगर मैं पूरे ईएमएफ के सोर्स की बात कर रहा हूं तो उसमें आप दोनों पावर रेजिस्टेंसेस को इंक्लूड करेंगे R प्लस R, और इससे हमारे पास आ जाएगा I का स्क्वायर, यानी अब 100 का स्क्वायर जो है दैट इज 10,000 मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंसेस जो है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गिवन डेटा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मजबूरन हमें इस कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से उठानी होगी जो हमने कैलकुलेट की है। तो बंदा ट्राई कर ले, एक दफ़ा फिर चेक कर ले कि कहीं गलत तो नहीं किया। अब इसको हम पुट कर लेते हैं 0.012 प्लस 0.108, ये सारे रेजिस्टेंसेस आपस में ऐड करके हमारे पास जो इन सब से रिजल्ट आएगा दैट इज 1200 वाट। क्लियर है? तो एक तो ये हमारे पास पावर आ गई उस ईएमएफ सोर्स की। अब दो पावर्स मजीद फाइंड करने हैं, अक्रॉस द लोड रेजिस्टर और अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टर। तो अक्रॉस द लोड रेजिस्टर जो होगा वो पावर हमारे पास कैपिटल R के अक्रॉस जो पावर है दैट इज I स्क्वायर कैपिटल R। I स्क्वायर वंस अगेन आपके पास 100 का स्क्वायर, और कैपिटल R आपके पास है 0.108, तो इससे आ जाएगा आपके पास 1080 वाट्स। ये पावर है अक्रॉस लोड रेजिस्टर। और अब अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टर भी आप इसी तरीके से I स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द इंटरनल रेजिस्टर R, तो उसको भी आप करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू 0.012 ओहम्स। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाता है आपके पास 10,000 multiplied with this, and if I multiply this with 10,000, what I get 120. So 120 watt of power is dissipated across the internal resistance. तो 120 और 1080 को आप ऐड करें तो दोबारा ये टोटल पावर भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ बस ख्याल रखें कि जब आप कोई कैलकुलेटेड डेटा उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर किसी और फार्मूले में पुट करते हैं तो उसको रीचेक किया करें कहीं गलत न किया हो, क्योंकि इस तरह से पहला भी गलत होगा और उसकी वजह से जो दूसरा आप कैलकुलेट करते हैं उसमें भी गलती होगी, तो इसका आप ख्याल रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 12.5, उस तक जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है ये बड़ा सिंपल है और ये इसलिए मैंने ऑलरेडी किया भी है। इसमें ये है कि वो 10 वाट का एक रजिस्टर है और उसकी गिवन है रजिस्टर ऑफ 10 वाट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 120 ओहम, उसकी रेजिस्टेंस भी हमें मालूम है। व्हाट इज़ द रेटेड करंट टू द रजिस्टर, उसके क्रॉस जो रेटेड करंट है वो फाइंड करनी है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि पावर का जो फार्मूला होता है दैट इज़ आई स्क्वायर आर, और इसमें हम आई अननोन है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, आर दोनों साइड पे डिवाइड करें, पी बाई आर हो जाएगा आई का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है पी बाई आर स्क्वायर रूट 10 पावर है चूंकि इसलिए पावर की जगह सब्स्टिट्यूट किया, और 120 ओहम रेजिस्टेंस है उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इससे आपके पास 0.2886 ये एम्पियर, इतने एम्पियर का रिजल्ट आता है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लें। अगर आंसर आपका
सही होगा और उसके यूनिट सही होंगे तो इसका पेपर के अंदर बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। एग्जाम में जल्दी होती है बंदे को तो अक्सर लोग क्या कर लेते हैं कि आंसर लिखना भूल जाते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये जो है बैड इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। जब एग्जामिनर्स पेपर चेक करते हैं तो चूंकि बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे चेक करने होते हैं और बोर्ड में बैठे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जितना आप कन्वीनियंस उसके लिए पैदा करेंगे, यानी उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि डेटा को पुट करे कैलकुलेटर में और आंसर निकाले। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप आंसर लिखें और साथ में यूनिट भी लिखा करें। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, that is a resistor of 50 ohm has a potential difference of 100 volts direct current across 1 hour. Calculate power और energy. 100 volts है और 50 ohm resistance है। ठीक है, हमने पावर फाइंड करनी है और हमने एनर्जी फाइंड करनी है। अब आर मालूम है, वी मालूम है, इसलिए पावर का हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पावर के लिए मैं यूज करूंगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और चूंकि एनर्जी भी अननोन है, एनर्जी के लिए भी मैं यही फार्मूला यूज करूंगा आई वी टी। तो अब आई मालूम नहीं है तो मैं वी स्क्वायर बाई आर से पावर फाइंड कर लूंगा और इसी पावर को इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये हमारे पास पीटी आ जाएगा। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और आर जो है 50 है, तो इसको सॉल्व कर लें, इससे जो भी आंसर आएगा पावर इज 5 1 5 यानी 200 वाट, ये आपका पावर आ जाएगा। और एनर्जी जो है 200 को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। टाइम गिवन है 1 आवर, टाइम क्या है? 1 आवर। तो आप उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई टाइम इज 1 आवर, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये मिनट्स हो जाएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये सेकंड्स हो जाएंगे। या मैं डायरेक्ट 3600 भी लिख सकता हूं क्योंकि 1 आवर 3600 सेकंड्स की इक्वल। तो इससे क्या आ जाएगा? 3600 मल्टीप्लाइड विथ 2 इट इज 72 और ये इतने जाउज एनर्जी जो है 7.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जाउज। तो ये रिजल्ट होगी। अब इसके बाद जो है हमारे पास 12.7 प्रॉब्लम में वो पूछ रहा है कि करंट फाइंड करें एक सिंगल लूप के अंदर। ठीक है, ईएमएफ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, लोड रेजिस्टेंस भी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो यहां पर वंस अगेन ईएमएफ इज 120 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज 100 ohm, internal resistance is 0.01 ohm, and then formula which I will use is I is equal to EMF divided by the sum of the resistances, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस को, लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल को, हम इज्यूम करते हैं कि वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 1000 और 0.01 इनको ऐड करना है। सो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इससे हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई ऑलमोस्ट 1000, तो ये भी उसी तरह ही आएगा 0.12 1000.01 एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.12 एम्पियर ऑलमोस्ट।
तो ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो अक्सर हम इसको इग्नोर भी करते हैं किसी सर्किट में। और इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर क्यों करते हैं। तो ये देखें, इसका इफेक्ट इतना नहीं होता। लोड रेजिस्टेंस 1000 है और इंटरनल 0.01 ओम है, तो चूंकि ये हमारी कैलकुलेशंस को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बड़ा निग्लिजिबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.1 से लेकर 12.7 तक। इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल्स 2-3 और रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, चूँकि उसके अंदर किरचॉफ लॉ यूज़ होगी और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, तो इसको मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ा हुआ है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।